नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे साहब हमारे साथ हैं। सर, जो कल एक पॉडकास्ट आया नरेंद्र मोदी जी का लेक्स फ्रिडमैन के साथ, मैं उस पर जरा आज शुरुआत में बात करना चाह रहा हूँ और वो काफी कुछ उस पर सवाल हैं। जैसे वो जो पॉडकास्ट आया उसमें जो एक दो प्रतिक्रियाएं मेरी हैं कि एक तो आज की डेट में जब फिल्में ही कुछ 1.5 घंटे के आसपास की बनती हैं, इवन अब बॉलीवुड में फिल्में छोटी बनने लगी हैं 1.5-पौने 2 घंटे की, उस जमाने में मोदी जी 3-3.25 घंटे का एक पॉडकास्ट करते हैं। दूसरा, वो पॉडकास्ट किसी इंडियन पत्रकार से या किसी किसी भी सेलिब्रिटी जिसके साथ वो पहले करते रहे हैं, चाहे प्रसून जोशी हो या अक्षय कुमार हो, उनसे नहीं, एक लेक्स फ्रिडमैन नाम के व्यवसायी या कंप्यूटर की दुनिया के वो जानकार हैं, और वो भी उसी दक्षिणपंथी विचारधारा को लेकर उन्होंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं। वो बेसिकली ट्रंप के गोल के आदमी है, यूएस के। उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया। और सर, जो मुझे दो बातें लगी, एक तो उन्होंने ट्रंप की भूरी भूरी प्रशंसा की है, जम करके उन्होंने बताया ट्रंप कितने बहादुर आदमी हैं, और गोली खाई उन्होंने, और मेरे साथ वो हॉल में जो है वहाँ यूएस में हाउडी मोदी के आयोजन के समय वो मेरा हाथ पकड़ के चलने लगे, बहुत ही बहादुर आदमी हैं। एक तो उन्होंने उनकी बहुत जमकर तारीफ की। दूसरा सर, जो उन्होंने बहुत एक चौंकाने वाली बात थी कि उन्होंने जिस तरीके से आरएसएस को एक लंबा प्रवचन दिया कि आरएसएस ने ही उनको एक जीवन का मकसद दिया, जीवन का एक उनको ध्येय मिल गया, कब क्या करना है जीवन में। ये सर पॉडकास्ट का मतलब क्या है, और खास करके ये दो मुद्दे जो मोदी जी ने लंबा बोला है, अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रशंसा में और आरएसएस की प्रशंसा में, इस पे सर मैं आपके साथ। देखिए, ये जो पॉडकास्ट हुआ है, आपने देखा होगा कि इस पॉडकास्ट के बाद मोदी जी के डिप्लोमेटिक यानी मोदी जी ने एक ऐसा पेश किया जा रहा है अखबारों के संपादकीय में और टिप्पणीकारों की तरफ से कि मोदी जी ने एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक राजनयिक चाल चल दी है, या बहुत जबरदस्त किस्म की राजनयिक नफासत का प्रदर्शन किया है, कूटनीतिक नफासत का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार के संपादकीय लिखे गए हैं इसके। तो एक लिहाज से तो मोदी जी ने का एक मकसद तो पूरा हुआ कि मीडिया को उनकी तारीफ करने का एक और मौका मिला, लेकिन ये तो ऊपरी मकसद है। इसके अंदर क्या चीज है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। अपने तीसरे शासनकाल में मोदी जी दो बातों से बहुत दबे हुए हैं। एक बात है उसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दूसरी बात है ट्रंप का नया प्रशासन। ट्रंप का जो पहला प्रशासन था, पहला कार्यकाल था, वो भी मोदी के जमाने में हुआ था, उसमें मोदी जी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन दूसरे शासनकाल में मोदी जी की ये समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप से कैसे निपटें, और दूसरी तरफ मोदी जी की ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कैसे निपटें। आपको ध्यान होगा कि बिहार चुनाव पिछले 2015 के आसपास, जब बिहार चुनाव में भाजपा बिहार में बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी क्योंकि लालू और नीतीश के बीच में गठजोड़ हो गया था, उसके बाद मोदी की हैसियत थोड़ी सी गिर गई थी और वो थोड़े परेशान हो गए थे। तो झंडेवालान में एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में संघ के लोग भी थे और मोदी जी के बीच में मीटिंग हुई। उसमें एक प्रस्ताव रखा गया इनके सामने कि आप सरकार के साथ में संघ का समन्वय और बेहतर होना चाहिए। प्रस्ताव ये था। इसके जवाब में मोदी जी नाराज हो गए और मोदी जी ने ये कहा कि सरकार के साथ आपका कोई समन्वय नहीं होगा, आपको पार्टी के साथ जो समन्वय करना वो कर लीजिए। उसके बाद दूसरी बार संघ ने इनके ऊपर ये दबाव डाला जब ये 2019 के चुनाव की पूर्व संध्या के ऊपर संघ ने इनके ऊपर दबाव डाला कि ये वो करें, राम मंदिर बनवाने के लिए संसद में कानून बनवाएं। और न केवल दबाव इतना डाला कि वो रामलीला मैदान भर दिया पूरा का पूरा, और संघ के सर कार्यवाह ने रामलीला मैदान को संबोधित किया और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वहां नारेबाजी हुई, बैनर लगाए गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा। वो जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट तो बहाना था, वो दरअसल मोदी को संबोधित कर रहे थे। उन दोनों संघ के लोग जो टीवी पे आते थे, एक मुझे याद है, एक वकील हैं, बड़े वैसे तो बड़े नेक आदमी हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कट्टर समर्थक हैं। वो हम लोग इंतजार कर रहे थे आज तक के वेटिंग रूम में, वहां उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये नहीं मानता है, यही शब्द थे उनके, अगर ये नहीं मानता है तो हम लोग इसको मनवा लेंगे। बात ये बच नहीं सकता हमारी इस मांग से। लेकिन चुनाव के ठीक पहले स्मिता प्रकाश को दिए गए इंटरव्यू में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम कोई कानून नहीं बनाएंगे, ये विचाराधीन है अदालत में, अदालत जब फैसला देगी उसके हिसाब से राम मंदिर के निर्माण का समय तय होगा, ये मोदी जी ने कहा।
इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने नगर न्यायपालिका के साथ में उनको कोई ना कोई एक अंदरूनी सेटिंग थी, जो बाद में उन्होंने धन्यवाद भी दिया न्यायपालिका को, न्यायपालिका ने ये फैसला देके हमारी समस्या को हल कर दिया। लेकिन ये वो समय था जबकि मोदी जी अपने राजनीतिक प्रभुत्व के चरम पे थे और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई बात नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते। मैं आपको इससे पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी वो संघ की कोई बात नहीं मानते थे। उन्होंने संघ के बड़े बड़े नेताओं को अपने मंत्रालय में घुसने पर पाबंदी लगा दी थी मोदी जी ने। हालत ये थी कि विद्यार्थी परिषद मान लीजिए एक किसी वाइस चांसलर के खिलाफ कोई प्रदर्शन वगैरह करती है तो वो मोदी जी का मानना था कि इनको पिटवाओ इनको, तो वो विद्यार्थी परिषद वालों पे वहां पे गुजरात में लाठियां पड़ती थी। और जब नितिन पटेल वगैरह जो उप मुख्यमंत्री थे वगैरह मोदी जी शिकायत करते थे तो मोदी जी उन्हें मंत्र कैबिनेट मीटिंग में डांटा करते थे। ये स्थिति थी, कहते थे कि वाइस चांसलर हमारा आदमी है, आप नहीं कर सकते ये। मैं आपको बता रहा हूं कि संघ के साथ इनके संबंध ये थे। इसी कारण संघ मोदी जी को सख्ती के साथ नापसंद करता था, सख्ती के साथ। जब मोदी जी ने वहां पर वाइब्रेंट गुजरात के नारे के नीचे गुजरात के विकास का मॉडल रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना शुरू किया तो संघ सतर्क हुआ और उसने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी को यह मैंडेट दिया कि मोदी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना है। फिर वो पूर्ति घोटाले में फंस गए नितिन गडकरी और उनको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। फिर नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह, उनको भी यही मैंडेट दिया गया कि उनको किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री पद का इस बंदे को उम्मीदवार नहीं बनना है। और संघ इनको रोकने के लिए इस हद तक चला गया था, संघ ने यह कहना शुरू कर दिया था बाकायदा, कि सारे वक्तव्य रिकॉर्ड पे हैं कि हम बिना किसी चेहरे के 2014 का चुनाव लड़ेंगे। ये स्थिति थी। तो मतलब मोदी और संघ के बीच में कितनी ज्यादा परस्पर नाराजगी थी, दोनों एक दूसरे को सख्ती के साथ नापसंद करते थे, ये स्थिति थी। अब आप सोचिए मोदी जी अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए इतनी वीरतावलियां क्यों गा रहे हैं? ठीक है, वो संघ के प्रचारक थे, उन्हीं वही कतारों से आए हैं। किसी जमाने में संघ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी को, जैसे संघ कहता है कि हमने उधार देते हैं हम प्रचारक, वो जाते हैं वहां पे काम करते हैं, हम जाते हैं तब बुला लेते हैं, ये सब हुआ है। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने भाजपा के अंदर अपना एक स्वतंत्र आधार बनाया, किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उधर झगड़ा चल रहा था बहुत ज्यादा गुजरात में, दोनों मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया और उसके बाद से कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन इस वक्त वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, दबे हुए हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दबे हुए हैं। और ये मोदी जी की जो एक लोमड़ी जैसी चालाकी है वो ये है कि वैसे तो वो ये पेश करते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, हम किसी से दबते, ये वो, चलते फिरते भी चाल वाल में भी काफी उन्होंने बाकायदा एक्टिंग जो है बहुत उनकी चाल में शामिल है, बिल्कुल तने हुए चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने वाला बंदा मजबूत है और ये मुझे निचोड़ देगा क्योंकि इसके पास इत्तेफाक से इस वक्त मुझसे ज्यादा ताकत है, उसी वक्त वो उसके तलवे सहलाने की मुद्रा में आ जाते हैं। ये इनकी बहुत पुरानी आदत है। इस वक्त ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने तलवे मोदी जी सहला रहे हैं उतना और कोई भी नहीं सहला रहा है। और दूसरा व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, वो उसके तलवे पूरी तरीके से सहला रहे हैं। अब आप मोदी जी की भाषा देखिए, मोदी जी ठीक अंतरराष्ट्रीय जो व्यवस्था है इस वक्त, जो अमेरिका अपने नेतृत्व में बनाना चाहता है, उसमें मोदी जी ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र किसी काम का नहीं रह गया है, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, तो मोदी जी भी वही बात कह रहे हैं अपनी, संयुक्त राष्ट्र किसी काम का नहीं रह गया है, उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। आपको ध्यान होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जैसे जैसे अमेरिका का ग्राफ चढ़ता गया और ब्रिटेन का ग्राफ उसके मुकाबले गिरता चला गया, ब्रिटेन एक तरह का पूर्व साम्राज्यवादी देश हो गया, अमेरिका एक नई साम्राज्यवादी देश के तौर पर उभरने लगा। तो 70 के दशक के बाद में 80 के दशक तक अमेरिका का सबसे बड़ा पिछलग्गू कौन था? ग्रेट ब्रिटेन। जब अंकल सैम आगे आगे चलते थे, अब कल्पना कीजिए उनकी कोट की जो पीछे जो टेल लटकती थी, उसको टेल पर लटक के घिसटने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज ब्रिटेन बाकी यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका के प्रभाव से निकलना चाहता है। वो अब अमेरिका की कोट की टेल पकड़कर घसीट नहीं रहा है, उसकी जगह दूसरा स्थान ले लिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी उनकी टेल पकड़कर पीछे पीछे घसीटते हुए चले जा रहे हैं। जो ट्रंप कहते हैं वो 100% मानते हैं,
ट्रंप के सामने चुपचाप बैठे रहते हैं, ट्रंप धमकाते हैं, डांट फटकार करते हैं, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोलते उसमें। भारत के वहां पे जो गैरकानूनी रूप से भारतीय हैं, उनको हथकड़ी बेड़ी लगा के जब भेजा जाता है तो मोदी जी उसका भी वहां पे कोई विरोध नहीं करते। यहाँ पे विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए केवल अमेरिकी दूतावास से कुछ औपचारिक रूप से कह दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी ऐसा कोई प्रयास नहीं करते इससे सुनिश्चित हो कि भारतवासियों का ऐसा अपमान न हो। पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर ट्रंप का अगर कोई सबसे बड़ा पिछलग्गू है इस वक्त तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये स्थिति है। ट्रंप की जो भाषा है वही नरेंद्र मोदी की भाषा है। ट्रंप जिस तरीके से हर चीज की व्याख्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी हर चीज की उसी तरह व्याख्या कर रहे हैं। अगर ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो ये भी कहने लगते हैं हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। ये सब बिल्कुल उसी तर्ज पे हो रहा है पूरा का पूरा। तुक में तुक मिलाकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इन चीजों से होगा क्या आखिरकार? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक उस बात की है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक भूल जाएगा कि इसने हमारे साथ क्या सलूक किया था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर? तो 10 साल जब स्पष्ट बहुमत की सरकार रही केंद्र में, तब हमारे साथ क्या सलूक किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक भूल जाएगा? अगर ट्रंप का सवाल है, ट्रंप को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा है और ये व्यक्ति किस तरीके से मेरे स्वर में स्वर मिलाकर बोल रहा है। ट्रंप को तो अपना लक्ष्य पूरा करना है, उसके लिए वो बीच बीच में मोदी की ठुकाई करते रहते हैं। वो बीच बीच में ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं जिससे मोदी आहत हो और भारत की प्रतिष्ठा आहत हो। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, उसने एक नीति अख्तियार की है। जैसे ही इन्होंने बहुमत खोया, उसके बाद जम के सभी संघ के लोग, संघ के मुखपत्र वगैरह, इनकी ऊपर छींटाकशी करते रहे, तरह तरह की छींटाकशी। फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को मैं कह भी चुका हूँ, इसको आप कयास भी कह सकते हैं मेरा, लेकिन ये कयास लगाने लायक कयास है कि कहीं ना कहीं मोदी और संघ के बीच में एक समझदारी बनी है आपसी। वो समझदारी शायद ये है कि मोदी का रिटायरमेंट पैकेज कब शुरू होगा, कैसा होगा, क्या होगा, और ये 2029 के चुनाव में नेतृत्व करेंगे नहीं करेंगे। संघ भी ये मानता है कि अभी उसके पास मोदी की जगह ले सके, मोदी को रिप्लेस कर सके, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके नाम पर कुछ अतिरिक्त वोट मिलते हो। भाई अभी तो संघ नहीं मानते, मान लो गडकरी को प्रधानमंत्री बना दिया तो गडकरी के नाम पर अतिरिक्त वोट मिलेंगे, या मान लीजिए अमित शाह प्रधानमंत्री बन गए तो अमित शाह के प्रधानमंत्री या राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, जिनके नाम पे क्या कोई अतिरिक्त वोट मिलेंगे जो मोदी के नाम से मिलने लगे हैं? क्योंकि इतना बड़ा प्रचार वितंडा कायम किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो गया है फायदा, ऐसी परिस्थिति बन गई है। तो संघ अभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। जहां तक योगी का सवाल है, संघ को शायद अब लगने लगा है कि योगी जी इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो एक स्थिति में आके किसी की भी बात नहीं मानते हैं, उनका अपना एक रहता है एजेंडा। वो संघ जिस तरह एक नियंत्रित तरीके से हिंदू सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है, योगी जी शायद उसके योग्य नहीं है। वो तो अनियंत्रित तरीके से वो सांप्रदायिकता का डोज देते हैं सार्वजनिक जीवन को। तो संघ भी लगातार सोच रहा है क्या करे ना करे, और संघ का रुख दरअसल क्या है, वो भाजपा का अध्यक्ष चुना जाएगा, उससे तय होगा संघ का। ऐसी बात नहीं संघ ऐसे ही व्यक्ति को भाजपा का अध्यक्ष बना देगा जो पूरी तरीके से मोदी विरोधी हो। मोदी से भी हाँ करवा के या और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। काम वो सब संघ के कहने पे करेगा नया अध्यक्ष, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई मोदी का विरोध होगा और मोदी के पैरों से जमीन खींच ली जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आखिरकार इतने दिन तक मोदी को प्रधानमंत्री रहना है, या हो सकता है 2029 के चुनाव का भी इन्हीं को नेतृत्व करने के लिए मिले। अगर उन्हें कोई सही पात्र नहीं मिला तब तो मोदी के साथ ही संघ को अपना बाकी समय गुजारना है। तो संघ लगातार इस तरीके से होशियारी के साथ पूरी परिस्थिति को देख रहा है और उसका आकलन कर रहा है। ये पॉडकास्ट जो है वो ट्रंप की ठकुर सुहाती करता है और नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ठकुर सुहाती। जी सर, मैं आरएसएस और मोदी के रिश्तों पे एक बार दोबारा से लौटूंगा, लेकिन उसके बीच मेरा एक और छोटा सवाल है। आज की तारीख में दुनिया दो भागों में बटी हुई है, या तो आप अमेरिका के साथ हैं या आप अमेरिका के खिलाफ हैं। कुछ एक अपवाद देशों को छोड़ दें, जैसे इस समय कनाडा भी उनके अगेंस्ट है, यूरोपियन यूनियन अगेंस्ट है, जेलेंस्की के पीछे खड़ा हुआ है यूक्रेन में। ऐसे में मोदी जी बिल्कुल ही अलाइंड हो गए हैं अमेरिका के साथ। हमारा ये ट्रस्टेड और हमारा परखा हुआ सहयोगी था रूस, उससे भी मोदी जी दूर दिखाई पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी रिटायरमेंट के साथ एक कुछ अगले 5-10 सालों में ऐसी छवि छोड़ के जाना चाहते हैं? जैसे नेहरू जब छोड़ के गए तो भारत एक
नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाता था कि हम निष्पक्ष किसी भी पक्ष के नहीं थे, ना अलाइड फोर्सेस ना इनके साथ। तो अभी मोदी जी क्या हम लोगों को प्रो अमेरिका छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारत एक प्रो अमेरिका प्रो इजराइल टाइप का देश देखा जाए और बाकी दुनिया अलग रहे? देखिए, अमेरिका के गुट में होना एक अलग बात है, अमेरिका का विश्वस्त सहयोगी होना अलग बात है। लेकिन ट्रंप से अगर पूछा जाए कि आप किसको विश्वस्त सहयोगी बनाना चाहेंगे, तो ट्रंप की पहली प्राथमिकता होगी कि वो रूस को अपना विश्वस्त सहयोगी बनाना चाहेंगे। ट्रंप की दूसरी प्राथमिकता होगी कि चीन से भी संबंध अच्छे रखना चाहेंगे। भारत की तो ट्रंप के सामने कोई औकात ही नहीं है। न भारत की अर्थव्यवस्था इस काम की है कि ट्रंप की कोई मदद कर पाए, नहीं भारत में इतना फौज फांटा है जो ट्रंप की कोई मदद कर पाए। भारत साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में छोटे छोटे देश से भारत घिरा हुआ है, जिसमें भूटान है, जिसके अंदर बर्मा है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जिसके अंदर श्रीलंका है, नेपाल है। तो ये लोग भी भारत को अपना चौधरी नहीं मानते भाई। दक्षिण एशिया में भी भारत को ये देश अपना चौधरी कहां मानते हैं? तो ऐसी हालत में ट्रंप के लिए भारत कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ट्रंप के लिए भारत केवल उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब एशिया में चीन अपना सिर उठाएगा, जो पहले से ही उठा चुका है, वहां पर वो भारत को चीन के मुकाबले रखकर कुछ संतुलित करने की कोशिश करें, काउंटर बैलेंसिंग की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए ट्रंप ने अलग से चालें चलना शुरू कर दी। वो जानता है, ट्रंप जानते हैं कि चीन और रूस के बीच में दोस्ती है यूक्रेन के सवाल पर, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन का साथ पूरी तरह छोड़ दिया। यूक्रेन के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। और वो सीधे सीधे उन्होंने रूस को G8 में शामिल होने का निमंत्रण देकर ये दिखा दिया है कि वो रूस को, जो विश्व व्यवस्था ट्रंप बनाना चाहते हैं अपने नेतृत्व में, उसकी मुख्य धार में लाना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका के बाद में दो ही सबसे ज्यादा सामरिक रूप से शक्तिशाली देश हैं, रूस, पूर्व सोवियत संघ, और चीन। दो ही सर्वाधिक शक्तिशाली देश हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, उसमें रूस आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन चीन आर्थिक रूप से भी अमेरिका को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा आ सकता है जब चीन खड़े होकर अमेरिका को आर्थिक प्रश्नों के ऊपर भी चुनौती दे। तो ट्रंप जानते हैं कि दुनिया का भविष्य जो है ना, इन तीन देशों द्वारा ही तय करना है, और तीन देशों में इन दोनों को ट्रंप अपने अड़दम में लेना चाहते हैं। ये उनकी पूरी कोशिश है। भारत इसमें कहीं आता ही नहीं है। भारत का काम तो केवल पिछलग्गू बने रहना है, इसके अलावा भारत की कोई औकात ही नहीं है। किसी भी तरीके से भारत ट्रंप के इरादों में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप के इरादों को बिल्कुल भारत उसके लिए मुफीद नहीं है। अभी देखिए, ट्रंप ने अभी एल्युमिनियम के ऊपर, आपसे मैं बात कर रहा हूं, 2-3 दिन पहले एल्युमिनियम के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। तुरंत ही $1 अरब का भारत को नुकसान हो गया। इससे पहले जब उन्होंने जेनरिक ड्रग्स के ऊपर टैरिफ लगाए थे, तो भारत को बहुत भयानक नुकसान हुआ था। हम लोगों ने पब्लिक इंडिया के मंच पे इसकी चर्चा की थी। ट्रंप कह रहे थे कि हम 2 अप्रैल को लगाएंगे टैरिफ। पीयूष गोयल गए, वहां पे हाजिरी बजा के आए और मोहलत मांगी, सितंबर तक की मोहलत दे दीजिए। ट्रंप ने कोई मोहलत नहीं दी। ट्रंप ने तो 12 मार्च को ही टैरिफ लगा दिया। अब 2 अप्रैल तक तो नहीं जाने कितना टैरिफ भारत के ऊपर थोप देंगे। एक भी तो भारत का निवेदन वो स्वीकार नहीं करते हैं। हथकड़ी बेड़ी लगाने वाला निवेदन उन्होंने उसकी तरफ कान नहीं दिया। सितंबर तक की मोहलत का कोई उन्होंने कहा। ये तो सब जवानी जमा खर्च है कि आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे हैं। ये तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में होता ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, अब मोदी जी 30 मार्च को सर नागपुर जा रहे हैं, और शायद प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा कहा जा रहा है पहली बार वो आरएसएस के मुख्यालय में कदम रखेंगे। अभी तक वो नागपुर गए हैं, लेकिन वो आरएसएस के मुख्यालय नहीं गए। और जो हमें खबरें आती थी बीच बीच में कि मोदी जी का ये कहना था कि मतलब मोहन भागवत क्या चीज है, मतलब वो मुझसे जूनियर हैं संघ में, और अगर आज मैं प्रधानमंत्री नहीं होता तो मैं आरएसएस का सरसंघचालक होता, तो मैं उनके दरवाजे पे क्यों जाऊं। हालांकि आप ये देखें कि मोदी जी सारे वही एजेंडे चला रहे हैं जो आरएसएस चलाना चाहता था इतने 100 सालों में। आरएसएस के उन्होंने मोहन भागवत को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी बुलाया अयोध्या में। वो किस हैसियत से वहां बैठे थे पता नहीं, लेकिन अब फाइनली वो जा रहे हैं। एक जैसे आपने बात की कि शायद अपना रिटायरमेंट बार्गेन करने जा रहे हैं कि रिटायरमेंट के समय क्या अरेंजमेंट होगा, और उसके बदले वो शायद भाजपा अध्यक्ष को, ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी मनपसंद का बैठाना चाहेंगे, क्योंकि इतने सालों में हम माने न माने भाई
आरएसएस के बारे में ये कहना कि चुनाव में हमें आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती, तो आरएसएस को तो ये अच्छा नहीं लगा होगा। और इतने दिनों से जो है वो जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष बने हुए हैं, ये भी सुनाई पड़ता है कि पिछले 1 सालों से लोकसभा चुनाव के बाद वो बदले जाएंगे, लेकिन अभी तक बदले नहीं गए हैं। संजय जोशी का भी नाम उछलता है बीच बीच में, लेकिन उसमें भी कुछ निर्णय नहीं होता। वसुंधरा राजे का नाम उछलता है। शायद क्या आपको लगता है कि मोदी जी अपने रिटायरमेंट के बदले भाजपा अध्यक्ष बार्गेन करना चाह रहे हैं कि हम जितने दिन हैं हमारे साथ एक समन्वय के लिए हमारे मनपसंद का अध्यक्ष दे दीजिए? मुझे लगता यह है कि रिटायरमेंट पैकेज एक अलग चीज है, और भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा ये एक अलग चीज है। मोदी जी ने की जो हैसियत बन गई है हिंदुत्व की राजनीति में, उसमें कम से कम उन्हें इतना अधिकार तो है ही कि वो अपनी शर्तों पर रिटायर होना चाहें तो वो किस साल में रिटायर होंगे, और अपने उत्तराधिकारी के चयन में भी उनकी बात सुनी जाए, उस पर विचार किया जाए कि वो अमित शाह को चाहते हैं, संघ किसको चाहता है। वो तो रिटायरमेंट का पैकेज तो इससे तय होगा कि मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन होगा और मोदी जी के रिटायरमेंट का समय क्या होगा। जहां तक भाजपा अध्यक्ष का सवाल, ये है थोड़ा दूरगामी मामला है, ये कोई अभी इसी साल नहीं तय होने वाला है, ये तो दूरगामी मामला है। ये शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के बाद ये प्रक्रिया ज्यादा गति पकड़े, क्योंकि तब 2027 आ जाएगा, 2029 सामने खड़ा होगा, बीच का 1 साल 2028 केवल रह जाएगा उसके अंदर, तो वो अलग तरीके की चीज है। जहां तक भाजपा अध्यक्ष का सवाल है, ये तुरंत किया जाने वाला काम है, इसमें तो पहले ही से बहुत देरी हो गई है, तो इस काम को इन लोगों को तुरंत करना है। और संघ किसी भी कीमत पर मोदी के किसी चमचे को भाजपा अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जेपी नड्डा किस्म के किसी व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो मुखर रूप से इसकी कोई मोदी विरोधी छवि ना हो। जैसे संजय जोशी की छवि तो ये है कि भाई मोदी के विरोधी कैंप में है वो, तो इस तरह के व्यक्ति को ये नहीं, अगर इस तरह के व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया तो मोदी जी की नाक कट जाएगी पूरी तरीके से। तो भाई प्रधानमंत्री जिसको सारा देश चलाना है, उसकी नाक काट के तो ये तो अच्छी कोई राजनीति नहीं हुई। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज है जो ऊपर से देखने में मोदी विरोधी न लगे और मोदी जी को जितना सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान वो देता रहे, लेकिन काम सारा वो करे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है। ऐसे व्यक्ति की खोज है। वो व्यक्ति कौन हो, कम से कम हम लोग तो नहीं समझ पाए कि ऐसा व्यक्ति कौन है, क्योंकि वसुंधरा राजे को बनाते हैं, वो भी कोई मोदी जी को सख्त नापसंद करती हैं, उन दोनों के बीच में कोई वो नहीं है। तो काफी ये एक मुश्किल काम है। अगर वो व्यक्ति मिल गया होता तभी तक वो बन गया होता अध्यक्ष। जी सर, एक लेकिन अध्यक्ष को चयन करते समय क्या आपको लगता है कि ओबीसी चेहरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस समय जो राजनीति है वो प्रो ओबीसी, मोदी जी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी वोट हमें लाने हैं, तो वो भी एक संभावना है कि जाति समीकरण भी बैठाया जाए बनिस्बत इससे कि वो आरएसएस का फेस होगा कि भाजपा का फेस होगा, या प्रो मोदी या एंटी मोदी होगा। देखिए, जहां तक ओबीसी चेहरे के सवाल है, मोदी जी खुद ही अपने आप को ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करते हैं, और वो तकनीकी रूप से ओबीसी है भी, और बार बार कहते भी हैं इस बात को लेकर। भाजपा प्रचार करती है कि हमने एक ओबीसी को बनाया है प्रधानमंत्री, और मोदी जी ने कभी इस बात को खुद भी कहने में संकोच नहीं किया है। और अब लड़ाई के जो कई मुद्दे हैं कांग्रेस के साथ में, विपक्ष के साथ में, उसमें आरक्षण का प्रश्न एक लड़ाई का मुद्दा है। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में आरक्षण और ओबीसी और दलित का प्रश्न बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जी, इसीलिए मैं अभी देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस वालों की भर्ती हुई, और अभी जो एसडीएम की भर्ती वगैरह हुई है, पहले से ही ये उनके जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में ओबीसी के साथ जो सुलूक हुआ है या उनके साथ जो अन्याय हुआ है, वो मसला उठ रहा है। इसके ऊपर कभी आप अलग से भी कोई कार्यक्रम कराएं जो इन बातों की ज्यादा अच्छी जानकारी रखता हो व्यक्ति, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये मसला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उसमें इन मसलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। वो आरक्षण, दलित और ओबीसी वाले सामाजिक न्याय के प्रश्न से ऊपर हिंदुत्व के एजेंडे को थोपना चाहते हैं, मुसलमान विरोधी हिंदुत्व के एजेंडे को थोपना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की राजनीति का एक तरीका है। इससे क्या होता है कि जमीन पे जो ये समुदाय जो है नाराज हो जाते हैं भाजपा से, या भाजपा से नाराज हो जाते हैं, या आदित्यनाथ जी की सरकार चलाने की शैली से नाराज हो जाते हैं। इसमें अखिलेश के पास मौका खुलता है
कि वो इनको फिर से एक बार गोलबंद कर ले। कांग्रेस और अखिलेश का गठजोड़ जो है वो इनको गोलबंद कर सकता है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही तेजी के साथ पतन हो रहा है। कल ही इंडियन एक्सप्रेस में एक फुल पेज का आर्टिकल निकला था। इस आर्टिकल में शीर्षक ही था बीएसपी इन रिट्रीट। जी, वो उसमें बिजनौर का हाँ, बड़ी फोटो थी जहाँ पे कि डिजर्टेड ऑफिस बिजनौर का भाजपा का जो और बसपा का जो शुरुआती दिन हाँ, का वो दिखाया गया था। और आप देखिए ना, उसको मैंने पूरा आर्टिकल को बारीकी से पढ़ा और ये बातें, हाँ, बातें अभी एक किताब भी लिखी गई है, सुधा पाए और सज्जन कुमार ने मिलकर एक किताब लिखी है। उस किताब के कवर पे 3, मुझे उसके विमोचन में भी जाना है इंडियन सेंटर में 5 अप्रैल को। उसकी 3 तस्वीरें छपी हैं। ऊपर तस्वीर है मायावती की, बीच में है मोदी की और नीचे है चंद्रशेखर की तस्वीर। और जब मायावती पहली बार बिजनौर से सांसद चुनी गई थी तो उसी वक्त बिजनौर से बसपा के टिकट के ऊपर रामेश्वरी देवी विधायक चुनी गई थी। आज जब इंडियन एक्सप्रेस का लेख लिखने वाले पत्रकार रामेश्वरी देवी से मिलने जाते हैं तो वो देखते हैं कि रामेश्वरी देवी के दफ्तर में जो तस्वीरें लगी हुई हैं उसमें मायावती की तस्वीर गायब है। उसमें ज्योतिबा फुले की तस्वीर लगी हुई है, अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, काशीराम की तस्वीर लगी हुई है और उसके बगल में चंद्रशेखर की तस्वीर लगी हुई है, जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, चंद्रशेखर। तो वहां पे जो दलित राजनीति है वो खुल गई है। वहां पर नेतृत्व के लिए भी संघर्ष हो रहा है। फिर वामसेफ वालों ने दबाव डालकर वो बेनीवाल को बनवा दिया गया है नेशनल काउंसिलर। इसका मतलब यह है कि मायावती के ऊपर अंदर से भी एक दबाव पड़ रहा है कि ऐसा व्यक्ति, इसको कोई नहीं जानता था, अचानक वो भाजपा का राष्ट्रीय नेशनल काउंसिलर बन गया है आनंद कुमार की जगह, जो मायावती के भाई हैं। तो ये जो सब चल रहा है, इस सबसे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त बहुत बड़ी बेचैनियों से गुजर रही है। हिंदुत्व की राजनीति में बेचैनियां पैदा कर दी हैं योगी आदित्यनाथ ने, दलितों की राजनीति में बेचैनियां पैदा कर दी हैं मायावती और उनके राजनीतिक रवैये ने। और इसलिए विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा संभावनाएं प्रकट हो गई हैं। अब विपक्ष उन संभावनाओं का दोहन कैसे करता है, ये हम लोगों को देखना है। जी सर, एक और आखिरी सवाल मैं ले लूं। एक और राजनीति करवट ले रही, वो बिहार में। बिहार में सर आज की डेट में जो स्थिति है वो आरजेडी एक सबके लिए टारगेट है। वो जंगल राज का नैरेटिव पुश किया जा रहा है एनडीए और भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कि कितना खराब टाइम था। हालांकि वो 25-30 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी वो एक जंगल राज का नैरेटिव पुश कर रहे हैं। ऐसे में सारी जो गाली खाने के लिए है वो बेचारे तेजस्वी यादव, हालांकि उस समय वो बहुत छोटे थे, लेकिन वो सारी गाली का भार आज उनको उठाना है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक अपनी पैदल यात्रा शुरू की है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कुछ करके, और उन्होंने पश्चिमी चंपारण से वो यात्रा शुरू की है। ऐसा अभी तक कहा जाता था कि राजनीति, बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को नहीं चाहते हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, लेकिन अब कांग्रेस ने फैसला किया कि वहां पे कन्हैया कुमार का चेहरा आगे किया जाए। चुनाव होने हैं इसी साल, और कांग्रेस को एक तो जो सामने देखने लगता है कि कांग्रेस अपनी थोड़ी स्थिति मजबूत करना चाहती है जिससे कि वो महागठबंधन में कुछ सीटें बार्गेन कर पाए। ये तो इसका एक बहुत मोटा पक्ष है। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी के लिए भी इस समय जरूरी है कि वहां पे एक कोई दूसरा आदमी हो जिसके ऊपर थोड़ा सा निशाने उसके ऊपर भी जाए, लोग कांग्रेस को भी कुछ भला बुरा कहना शुरू करें, और कुछ ग्राउंड अगर कांग्रेस कवर कर लेती है तो वो आरजेडी के लिए ही सहायक होगा, उससे कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन खबरें ये आ रही है कि नहीं, तेजस्वी यादव नाराज है और महागठबंधन टूट सकता है, कांग्रेस अकेले लड़ सकती है। इस वाली अभी स्थिति को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच में गठबंधन बना रहेगा। गठबंधन टूटने से दोनों को नुकसान है। कांग्रेस तो गठबंधन टूटने के बाद कहीं की नहीं रहेगी और तेजस्वी यादव को भी उससे नुकसान होगा, कोई फायदा होगा नहीं तेजस्वी यादव को। और उन दोनों में पुरानी दोस्ती है, काफी लड़ाइयां दोनों पार्टियों ने मिलकर साथ साथ वहां लड़ी हैं, चुनाव जीता भी है और चुनाव हारा भी है, वो सब किया है। तो मेरे ख्याल से सीटें कितनी दी जाएंगी इसको लेकर एक पहले से अनुमान लगाए जा रहे हैं। मीडिया में ज्यादा कयासबाजी हो रही है, लेकिन दोनों के बीच में मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन बना रहेगा और बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में गठबंधन बना रहेगा। ये दोनों गठबंधन टूटने वाले नहीं है। बिहार में इस वक्त विपक्ष की तरफ से कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको और धार दी जाए। तो सारी कोशिशें जो हैं, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये एंटी इनकम्बेंसी है जो निश्चित रूप से है, उसको कैसे और ज्यादा तीखा किया जाए, इसमें लगे हुए हैं वो। और कानून व्यवस्था बहुत चरमरा रही है।
पुलिस वालों के ऊपर जम के हमले हो रहे हैं, बहुत मुश्किलें हैं। और जो जंगल राज का फिक्रा इनके ऊपर चश्मा किया जाता था, उलट के इन्हीं के ऊपर चश्मा किया जा रहा है। और कांग्रेस भी अपनी तरफ से यात्रा वगैरह निकालकर अपनी दावेदारियां पेश कर रही है। वो तेजस्वी यादव को दिखाना चाहती है कि वो इतनी कमजोर नहीं है कि उसको बहुत कम सीटें दी जाए। ठीक है, पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था तो उसका क्या मतलब हुआ, वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम कोशिशें चल रही हैं। सब लोग अपनी अपनी पेशबंदी कर रहे हैं, लेकिन इन पेशबंदियों में राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदलेगा ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। यानी जो एनडीए में लोग हैं वो एनडीए में ही रहेंगे, और जो महागठबंधन में लोग हैं वो महागठबंधन में ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है अभी। जी, तो आज के लिए सर इतना ही। और हमें दो जगह निगाह बनाकर रखनी है, एक मोदी जी और अमेरिका के रिश्ते और मोदी जी और संघ के रिश्ते। ये हम लोग इस पर नजर बनाकर रखेंगे। और हम देखेंगे कि जब मोदी जी 30 मार्च को जाते हैं संघ के मुख्यालय तो वहां पे क्या निकल करके आता है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।